नमस्कार, मैं हूं करिश्मा और बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हम हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर खास जानकारी देते हैं, तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल समैया, जो कि बंसल हॉस्पिटल में सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अतुल, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं कोरोना महामारी में कैंसर के मरीज आखिर क्या करें, इस संबंध में आज हम बात करेंगे। अगर आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्या है तो हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप सवाल कर सकते हैं और डायरेक्ट आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। लेकिन जब आप कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें और इसके बाद आप सवाल कर सकते हैं। तो चलिए, आज के हमारे चर्चा का विषय है कोरोना महामारी में कैंसर के मरीज आखिर क्या करें। डॉक्टर अतुल, सबसे पहले मेरा यही सवाल, कोविड-19 ने सभी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है, तो क्या कैंसर पेशेंट्स पर इसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है और उस दौरान उनको क्या कुछ सावधानियां बरतनी होंगी? हाँ, देखिए, कोरोना महामारी ने किसी को भी नहीं छोड़ा है और कैंसर पेशेंट्स में स्पेशल इम्पैक्ट होता है। और इसकी वजह जो है कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी काफ़ी डाउन होती है, चाहे वो ऑपरेशंस की वजह से हो, रेडियोथेरेपी की वजह से हो, कीमोथेरेपी की वजह से हो, या फिर कैंसर अपने आप में भी जो हमारी प्रतिरक्षक क्षमता है, प्रतिरोधी क्षमता है, उसको कम करता है। तो इस तरह से जब भी प्रतिरोधी क्षमता कम होती है तो कोई भी इन्फेक्शस डिजीज़ हो, पर्टिकुलरली जो कोरोना है या कोविड-19 है, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शस डिजीज़ है, तो कैंसर पेशेंट्स जो हैं, कैंसर मरीज को आसानी से ग्रसित कर सकती है। और इसी वजह से कैंसर के जो मरीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इम्यूनिटी जब भी डाउन होगी, चाहे वो कैंसर का मरीज हो, चाहे या दूसरे इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर होती, किसी डायबिटीज़ का पेशेंट हो, इन सारे मरीजों में इस तरह से जब प्रॉब्लम आती है तो कोविड-19 हो, कोई भी इन्फेक्शस डिजीज़ हो, वायरल इन्फेक्शंस हो, ये बहुत जल्दी उनको पकड़ लेते हैं। और कोविड के बारे में तो हम सबको पता ही है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और बहुत जल्दी स्प्रेड करती है और बहुत जल्दी लगती है। चलिए, आगे हम इस पे और बात करेंगे। डॉक्टर अतुल, जैसा कि आप बता रहे थे कि उन्हें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है जो कैंसर पेशेंट्स हैं, तो क्या कैंसर के इलाज में भी कुछ परिवर्तन किया जाता है इस दौरान? क्या कुछ गाइडलाइंस अलग से बदली गई हैं इसके लिए? जी हाँ, जब कोविड का भारत में आगमन हुआ था और उसके बाद जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूट हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली है, इन सब ने कुछ गाइडलाइंस बनाई थी। नेशनल कैंसर ग्रिड है, जिसका बंसल हॉस्पिटल भी पार्ट है, जो टाटा मेमोरियल के द्वारा हेड होता है, उसमें कुछ गाइडलाइंस हम पब्लिश की गई थी, उनको बनाया गया था। पर जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ता गया और ये अभी थमने का नाम भी नहीं ले रहा है, तो कैंसर मरीज एक तरह से सेमी इमरजेंसी कंडीशन होती है और उनका हम इलाज अनिश्चित समय तक स्थगित नहीं कर सकते। तो वो सारी गाइडलाइंस कुछ समय के लिए थी, पर धीरे धीरे अब जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होती हैं या जो कोरोना पीपीई किट्स के साथ है, जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, उन सबको उपयोग करके हम कैंसर मरीजों का इलाज वैसे ही कर रहे हैं जैसा कोरोना काल के पहले करते थे। अब उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं रह गया है। शुरू में अवश्य इनिशियल जो स्टेज था जब लॉकडाउन हुआ था, तो हमें ये लग रहा था कि 2 से 3 महीने में इस पर हम कंट्रोल कर लेंगे। और उस समय गाइडलाइंस थी कि लोगों की सर्जरी जहाँ तक हो ना की जाए, कीमोथेरेपी के जो प्रोटोकॉल्स हैं बहुत ही ज़रूरी हों तो दिए जाएं। किंतु जब ये कोरोना का प्रकोप बढ़ता गया, धीरे धीरे समस्या बढ़ती गई, तो फिर हम लोग भी वापस जो गाइडलाइंस हैं उनको रिवाइज किया और जैसा कि कोरोना से पहले इलाज मरीजों का कर रहे थे, अब उनका कर रहे हैं। और कोशिश ये करते हैं कि जो कैंसर के जो मरीज हैं उनको कोरोना के कोई भी लक्षण ना हो, किसी तरह का कुछ भी थोड़ा भी सस्पिशियस लक्षण या सिम्टम्स आता है तो उसकी कोविड-19 टेस्ट करते हैं और उसी के बाद उन पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। जी डॉक्टर अतुल, एक सवाल और है कि क्या कैंसर मरीजों की सर्जरी रोक दी गई इस दौरान या कम कर दी गई? इन आंकड़ों में कुछ क्या बदलाव देखने को मिला? हाँ, देखिए, यदि हम मार्च और अप्रैल की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे कैंसर मरीजों की सर्जरी कम हुई है। इवन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने अपना डाटा भी रिसेंटली पब्लिश किया था, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर है। वहाँ पर भी लगभग 40% ही ऑपरेशन हुए जो रूटीन होते थे उनकी तुलना में। इसी तरह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में कैंसर का एक बड़ा सेंटर है, वहाँ पर भी कैंसर मरीजों की केवल इमरजेंसी सर्जरीज की गई थी। उसी तरह के जो गाइडलाइंस, जो प्रोटोकॉल बनाए गए थे, उस हम लोगों ने भी सेंट्रल इंडिया में और जो दूसरे कैंसर सेंटर्स हैं उनने सभी की सर्जरी उस समय कोशिश की गई कि जो इमरजेंसी सर्जरीज हैं उन्हीं को किया गया और जो नॉन इमरजेंसी कंडीशंस थी या जहाँ पे हम दूसरे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन अवेलेबल थे, बेसिकली रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी दी जा सकती थी और डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता था, तो वो ऑप्शन चूज किए।
पर जैसा कि मैंने बताया कि जब ये कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वापस अब हम जो रूटीन है उस पे आ गए हैं। और अभी पिछले 2 महीने से कोई भी पेशेंट्स की सर्जरी इसलिए स्थगित नहीं हो रही है कि वो कोरोना का मरीज है या कोरोना संक्रमित एरिया से आ रहा है या कोरोना के प्रकोप की वजह से हम सर्जरी स्थगित कर रहे हैं। हाँ, ये अवश्य हुआ है कि जो पेशेंट्स थे, दूर दराज के जो पेशेंट्स होते हैं, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का क्योंकि लिमिटेशंस हो गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सर्जरी के लिए आना चाहते थे, वो जरूर रुक गए हैं, या दूसरे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के लिए आना चाहते थे, वो लोग जरूर नहीं आ पाए हैं और उनका काफ़ी डिले हुआ है ट्रीटमेंट इस कोरोना के संक्रमण के समय। ठीक है डॉक्टर अतुल, ये बताएं आप कि कैंसर मरीजों को आखिर क्या कुछ सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो रहती है, ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर वो किसी के संपर्क में आते हैं या उस जगह से भी अगर आते हैं तो उनको कोरोना इफेक्ट कर जाए, तो इस दौरान क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? हाँ, देखिए, एक तो प्रिकॉशंस, जनरल प्रिकॉशंस हैं जो भारत सरकार के द्वारा निर्देशित किए गए हैं, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, मास्क पहनना है, ये तो सभी को हमको पता है। जो कैंसर पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक आवश्यक ना हो वो घर से ना निकलें, घर पर रहें, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप इलाज के लिए भी जा रहे हैं तो अपने साथ लिमिटेड जो कांटेक्ट है उन लोगों के साथ लिमिटेड रखें। अस्पताल में भी आप सीधे ट्रीटमेंट सेंटर पर जाएं, वहाँ से सीधे वापस घर आएं। और जो फॉलोअप पेशेंट्स हैं, जो पुराने कैंसर पेशेंट्स हैं, उनके लिए एडवाइज किया जाता है कि जब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लोग भी कैंसर सेंटर या अपने डॉक्टर्स को विजिट ना करें। कुछ ज़रूरी हो तो व्हाट्सएप पर टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन करें, और आवश्यक ना हो तो फॉलोअप को डिले करें, और जो मेडिसिन या ट्रीटमेंट उनका चल रहा है उसको एज इट इज चलने लें। जो नए कैंसर पेशेंट्स हैं उनको तो निश्चित तौर पे आना पड़ेगा, या जिनको सस्पेक्टेड कैंसर है, जिनको कैंसर के लक्षण हैं, उनको तो हॉस्पिटल आना पड़ेगा। पर उनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक यही है कि अपने जो कांटेक्ट है उसको बहुत सीमित रखें। जो दिशा निर्देश सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं उनको यथावत पालन करें, क्योंकि कई बार देखने में आता है और हमें भी अपने चैम्बर में बोलना पड़ता है कि मरीज मास्क तो पहने हुए पर नाक खुली हुई है, या मास्क पहने हुए मुंह खुला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो कोरोना का प्रोटेक्शन है वो नहीं मिलने वाला है। तो आप अपने लिए तो रिस्क है, साथ में जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी रिस्क बढ़ जाता है। तो और कोई खास प्रिकॉशंस अलग से लेने की जरूरत नहीं है। जो दिशा निर्देश है उनका स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जी बिल्कुल डॉक्टर अतुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, और ये बात अक्सर देखने को भी मिल रही है कि लोग मास्क तो लगा रहे हैं लेकिन हमेशा उनकी नोज़ कवर नहीं रहती है, और वो ऐसे ही मास्क लगा के घूमते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने फेस कवर तो किया हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है, इसे दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने फेस को पूरी तरीके से कवर करें। और उसके साथ ही जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, समय समय पर हाथ धोना और सैनिटाइज करते रहना, ये आप बहुत ज़्यादा करें। और साथ ही जो उसके पेशेंट है, कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, उनको थोड़ी सी विशेष सावधानियां यहाँ पे रखनी है। डॉक्टर अतुल, ये बताएं कि कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडियोथेरेपी के समय क्या एक्स्ट्रा आखिर प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं? कैंसर का इलाज 3 विधाओं के माध्यम से होता है: सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। जब सर्जरी की जाती है तो पहला तो पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, उनके साथ हमें सर्जरी करनी पड़ती है, क्योंकि जो कोविड टेस्ट होता है वो भी 65% ही सेंसिटिव है। इसका अभिप्राय ये होता है कि जिनको हम कोविड टेस्ट करते हैं उसमें से 35% लोगों में ये टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, जबकि उनको हो सकता है कोरोना का संक्रमण हो। इसलिए जो भी पेशेंट्स होते हैं, जिस तरह के हेपेटाइटिस बी या HIV पेशेंट्स को जो हम ऑपरेट करते हैं, जो सावधानियां बरतते हैं, इसी तरह सारे पेशेंट्स को आज हम जब ऑपरेशन के लिए लेते हैं तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस ली जाती हैं। PPE किट पहन के इनका ऑपरेशन किया जाता है, और ऑपरेशन के बाद भी उनके जब जो राउंड्स होते हैं या जो नर्सेज होते हैं या हमारा जो वार्ड बॉय होते हैं, उन सबको भी सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ कीमोथेरेपी की बात होती है तो कीमोथेरेपी के पेशेंट्स का भी बीच बीच में कोविड टेस्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कई मरीज फीवर के साथ आते हैं जिनका ब्लड काउंट लो होता है और खांसी और कफ भी हो रहा होता है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है कि ये कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट है या कोरोना की वजह से है, क्योंकि जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में भी था कि भारत सरकार ने भी माना है कि कुछ जगह पे अब कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। तो ये कहना मुश्किल होता है। इसलिए कीमोथेरेपी के समय दूसरा हैंड सैनिटाइजेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है।
हैंड सैनिटाइज, कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन के समय भी रखना होता है, पेशेंट की केयर के समय भी रखना होता है। ये हालांकि जो सैनिटाइजेशंस हैं, यूनिवर्सल्स प्रोटेक्शंस हैं, फॉलोअप, ये सारे मोर और लेस हम लोग फॉलो करते थे, पर अभी उसका जो आवश्यकता है, उसकी जो ज़रूरत है बहुत ज़्यादा हो गई है और इन सब सावधानियों को बरतते हैं। इसी तरह रेडियोथेरेपी में जब पेशेंट जाता है तो रेडियोथेरेपी मशीन जो कोच होता है उसको पहले सैनिटाइज क्लीन किया जाता है। जब दूसरा पेशेंट आता है तो उसके पहले हमें क्लीन करना होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कौन सा पेशेंट कोविड पॉजिटिव हो सकता है या कौन सा पेशेंट नहीं है। और पेशेंट से रेगुलरली बातचीत की जाती है, जो कोरोना से या कोविड-19 के जो लक्षण हैं उनसे इंक्वायरी की जाती है, उनसे बार बार पूछा जाता है और कहीं इस तरह का कोई लक्षण समझ में आता है तो उनका कोविड टेस्ट की सलाह दी जाती है और उनको जब तक क्वारंटाइन के लिए बताया जाता है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं। तो ये सारी सावधानियां रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी एवं सर्जरी के समय हम बरत रहे हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर अतुल, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता होगा क्योंकि आजकल सस्पेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है कि किसको कोरोना है किसको कोरोना नहीं है। बहरहाल बहुत ज़्यादा इसमें सावधानी रखनी पड़ती होगी। डॉक्टर अतुल ये बताएं कि आप लोगों को ऐसे समय में सबसे बड़ा खतरा है कि स्पेशली सर्जरी के समय, ओरल एग्जामिनेशन के समय, आप लोग उस दौरान क्या कुछ सावधानियाँ बरतते हैं, क्या प्रिकॉशंस आप लोग लेते हैं? हाँ देखिए, बहुत वास्तव में ये बहुत ही हमारे लिए ये एक प्रोफेशनल हजार्ड कह सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को इस समय सबसे ज़्यादा यदि हजार्ड यदि किसी को है तो यदि मेडिकल प्रोफेशंस को है इस समय कोरोना की वजह से, और सबसे ज़्यादा रिस्क पे मेडिकल प्रोफेशन के लोग रहते हैं, स्पेशली जो हेड एंड नेक सर्जन्स हैं, कैंसर सर्जन्स हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, डेंटल सर्जन्स हैं। इनको क्योंकि इनको ओरल कैविटी के अंदर एग्जामिन करना ही पड़ता है और उसके बिना हमारा काम नहीं बनता है। और जैसा कि पता है कि जो कोरोना या कोविड-19 का जो वायरस है वो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी, थ्रोट, गले की म्यूकोजा के अंदर ही हार्बर करता है। तो ऐसे समय उनके एग्जामिनेशन का रिस्क बहुत होता है। और रिसेंटली 10-12 दिन पहले एक पेशेंट हमारे कांटेक्ट में आया था जिसको कुछ लक्षण थे और बाद में पता चला वो कोविड पॉजिटिव है। तो हमें ये सावधानियां बरतनी होती हैं, इसलिए N95 मास्क का प्रयोग हमेशा रहता है, साथ में फेस शील्ड का प्रयोग किया जाता है और हम अपने साथ में एक प्रोटेक्टिव गाउन, जब भी हम पेशेंट को इस तरह से पास में जाकर एग्जामिन करते हैं तो प्रोटेक्टिव गाउन या एप्रिन और इसके साथ प्लास्टिक सीट, ये सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। और पेशेंट्स के रिलेटिव्स को भी बार बार बोलना पड़ता है कि अपना मास्क कवर करके प्रॉपरली रखिएगा। एक व्यक्ति के साथ या एक पेशेंट के साथ एक ही व्यक्ति चैम्बर में आएगा, चैम्बर के जो डोर्स हैं वो खुले रखते हैं। तो ये सारी सावधानियां तो हम बरत रहे हैं, पर इसके बावजूद भी हम लोगों को रिस्क होता है। और सर्जरी के समय जैसा कि मैंने पहले बताया कि PPE किट पहनकर ही सर्जरी करनी पड़ती है और PPE किट पहन के 6-7 घंटे की सर्जरी करना वास्तव में एक चैलेंज होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें हवा भी अंदर नहीं जा पाती है। बिल्कुल, और ये चैलेंज, ये चुनौती डॉक्टर्स के साथ भी है क्योंकि वो फ्रंट लाइन में रहकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स के साथ साथ पेशेंट्स को भी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों ओर से सावधानियां बरती जाएं। एक कॉलर हमारे साथ अजमेर खान जी जुड़ चुके हैं। जी सर, आपका बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार सर, मेरी भाभी के लिए कैंसर है जो मुंह है। जी उसकी हम लोगों ने भी करवाई, डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो सर उसके क्या खाने पीने की बर्तन भी अलग कर देना चाहिए? देखिए, कैंसर एक छुआछूत की बीमारी नहीं है। इसको लेके काफ़ी लोगों को भ्रम रहता है कि कैंसर एक छुआछूत की बीमारी है। कैंसर एक व्यक्ति के साथ सोने से, एक व्यक्ति के साथ खाने से, एक व्यक्ति के साथ कुछ भी शेयर करने से कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्प्रेड नहीं होता है। हाँ, एक कोरोना संक्रमण काल में ये ज़रूर है कि जो कैंसर मरीज है उसको कोरोना के संक्रमण का खतरा बाकी जो आम आदमी है उसकी तुलना में ज़्यादा है। तो यदि वो पेशेंट बाहर जा रहा है, ट्रीटमेंट के लिए बार बार आ रहा है, तो इस मायने में उनसे दूरी बनाई जा सकती है कि आपसे उनको खतरा ना बढ़ जाए। क्योंकि यदि आम व्यक्ति, घर का परिवार का दूसरा सदस्य यदि बाहर जा रहा है तो उसको भी कोविड या कोरोना होने का रिस्क है। तो इस व्यक्ति के द्वारा कैंसर मरीज को भी कोरोना हो सकता है। तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक सोशल डिस्टेंसिंग और एक प्रॉपर नॉर्म्स बना के रखें, बजाय ये कि कैंसर की वजह से कैंसर जो है एक व्यक्ति से उनके परिवार में फैल जाएगा। बिल्कुल, तो डरने की ज़्यादा ज़रूरत है
कोरोना पेशेंट्स के लिए, जैसा कि कैंसर पीड़ित मरीजों को हमने देखा कि आंकड़ा ये ज़्यादा है, 28% चांसेस रहते हैं कि उनको कोरोना हो जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है सावधानी रखना। डॉक्टर अतुल, एक सवाल और भी है मेरा, जो कैंसर पेशेंट्स जिन्होंने रिकवर कर लिया है और अभी वैसी कोई स्थिति नहीं है कि उनको कैंसर है, लेकिन इस दौरान परीक्षण में भी रखा जाता है, 6 महीने 1 साल का जो इंटरवल दिया जाता है, जो रेगुलर चेकअप्स रहते हैं, क्या इस दौरान भी चांसेस रहते हैं कि उनको कोरोना का संक्रमण हो सकता है? जी हाँ, कैंसर का जो पेशेंट्स होता है 6 महीने और 1 साल नहीं बल्कि लगभग 5 वर्ष तक लगातार हमारे साथ फॉलोअप में रहता है। और जनरली 5 वर्ष निकलने के बाद ही हम ये मान के चलते हैं कि कैंसर 99% अब वापस आने के चांसेस नहीं है। तो इनिशियली फॉलोअप बहुत फ्रिक्वेंट होता है, हर 3 महीने 2 महीने या 1 महीने में होता है, और बाद में 2 साल के बाद इसको 3 महीने या 4 महीने किया जाता है। तो जो फॉलोअप पेशेंट्स हैं उनको हमारी एडवाइस यही रहती, क्योंकि जिनने भी कीमोथेरेपी ली है या जिनने रेडियोथेरेपी ली है उनकी इम्यूनिटी परमानेंटली कुछ तो डाउन होती है, और जिनने रिसेंटली कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ली है उनकी इम्यूनिटी तो सिग्निफिकेंटली वीक होती है। तो जो कैंसर पेशेंट्स एक बार कैंसर पेशेंट्स हैं लगभग 5 वर्ष तक उनकी इम्यूनिटी डाउन रहने का चांसेज होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को वही सावधानियां बरतना चाहिए जो 6 महीने या एक नया कैंसर पेशेंट सावधानियां बरत रहा है। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ ज्योति जुड़ चुकी हैं। जी ज्योति, क्या जानना चाहती हैं आप? पूछना चाहते हैं कि कोई एंटी कैंसरस भी इंजेक्शन होते हैं क्या जो लगवा सकते हैं लड़कियों को, खास तौर से कोई सर्वाइकल कैंसर में ऐसा कुछ है क्या, वो पूछना चाह रहे थे हम। जी देखिए, कोई एंटी कैंसर इंजेक्शन नहीं होता है, वैक्सीन्स होती हैं, जैसे पोलियो की वैक्सीन होती है, स्मॉल पॉक्स की या चिकन पॉक्स की वैक्सीन होती है, डिप्थीरिया की वैक्सीन होती है, जो डीपीटी है, पोलियो है, बीसीजी है। इसी तरह सर्वाइकल कैंसर की जो वजह होती है एक वायरस होता है। 100 में से 80% जो कैंसर होते हैं सर्वाइकल कैंसर, जिसे बच्चेदानी का मुंह का कैंसर कहा जाता है, उसकी वजह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की कुछ स्ट्रेन्स होती हैं जो पर्टिकुलरली सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं। तो ये जो वैक्सीन है वायरस के अगेंस्ट काम करता है, और जब ये वैक्सीन दिया जाता है तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है बॉडी के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाता है, और उसके इम्पैक्ट की वजह से सर्वाइकल कैंसर का रिस्क खत्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है जनरली 9 ईयर्स to 13 ईयर्स तक की एज में दिया जाता है, या शादी के पहले तक दिया जा सकता है। जनरली सेक्सुअल एक्टिविटी की जो शुरुआत होती है उसके पहले इसको 2 साल 1.5 साल पहले लगाना ज़रूरी होता है, इसीलिए आइडियल एज उसको 9 to 13 ईयर्स बोला गया है। और डेफिनेटली ये 80% तक सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट कर सकता है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन होता है वो लीवर कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर अतुल, एक और सवाल मेरा, अगर कोई पेशेंट है जिसको कैंसर भी है और एट द सेम टाइम कोरोना पॉजिटिव भी है वो, तो क्या इस दौरान डिफरेंस रहता है कुछ ट्रीटमेंट में, या फिर उसको मॉडिफाई किया जाता है? देखिए, कैंसर जो पेशेंट्स यदि कोरोना पॉजिटिव है तो ये तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल वाली बात होती है, एक तरह से करेला और नीम चढ़ा वाली स्थिति बन जाती है। तो ऐसे मरीज के लिए सर्जरी तो हम लोग अवॉइड करते हैं जब तक कि वो इमरजेंसी सर्जरी ना हो, क्योंकि जो कुछ स्टडीज हुई हैं वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, जहाँ पे कुछ इनने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की सर्जरी हुई, आप पहले कोरोना के सिम्टम्स नहीं थे, वो सर्जरी हुई, बाद में कोरोना के सिम्टम्स मिले और जब टेस्ट किया गया तो कोविड पॉजिटिव निकले। तो ऐसे पेशेंट्स की जब सर्जरी होती है तो उनकी मोर्टेलिटी यानी ऑपरेशन के बाद डेथ होने का या मृत्यु होने का जो रिस्क है लगभग 28 से 30% होता है। ये बहुत ज़्यादा होता है कि क्योंकि बड़े से बड़े कैंसर में भी हमारी जो पोस्ट ऑपरेटिव डेथ रेट है वो 2 से 3% होती है आज। तो ये 30% का जो रिस्क है बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि हमें पहले से पता है कि ये व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम सर्जरी को अवॉइड करते हैं जहाँ तक हो सके। यदि इमरजेंसी होती है तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता और हमें करना पड़ता है। इसी तरह कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की कीमोथेरेपी भी अवॉइड की जाती है, क्योंकि कीमोथेरेपी से हमारा इम्यूनोसप्रेशन होता है, बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है, और ऐसे में कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो फ्लेयर अप कर सकता है, बढ़ सकता है और मरीज की जान के लिए खतरा बन सकता है। इसी तरह रेडियोथेरेपी में भी कुछ खतरा कम होता है पर खतरा उसमें भी होता है। तो ऐसे सारे पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जब तक इमरजेंसी नहीं है इनका कैंसर से संबंधित कोई भी ट्रीटमेंट या इलाज नहीं किया जा सकता है। केवल हार्मोन थेरेपी दी जा सकती है जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में या प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स में देते हैं।
जी, चलिए डॉक्टर अतुल, एक आखिरी सवाल मेरा, आप कैंसर पेशेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसे वो अपनी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, कुछ बताएं इसके बारे में। देखिए, कैंसर पेशेंट्स को हमेशा हम 3 बातों की सलाह देते हैं, चाहे कोरोना का काल हो या बाकी नॉर्मल पीरियड हो। सबसे पहले अपने सोच को बदलना चाहिए। सकारात्मक सोच किसी भी कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत आवश्यक होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड जिनका होता है, पॉजिटिव थॉट्स जिनके होते हैं, वो कोरोना क्या, कैंसर क्या, किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं और उसे मात दे सकते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड की बहुत आवश्यकता होती है और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस इस समय जब हम सेमी लॉकडाउन जैसी स्थिति अभी भी चल रही है, तो जब हम घर पे बने हुए हैं और जब लोगों के पास सोशल, इकोनॉमिक दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं, आर्थिक स्थिति पे भी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सामाजिक स्थिति भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, लोगों के पास फाइनेंस की लिमिटेशन है, तो ऐसी स्थिति में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि अपने आप को पॉजिटिव रखें और नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम डॉक्टर्स की सलाह लें, उनसे कंसल्ट करें जी। दूसरा है डाइट। कैंसर पेशेंट्स में जो सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर होता है डाइट। यदि उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है, जहाँ पे लोगों को प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, फल, सब्जियां, ताज़े फल, सलाद, अंकुरित अनाज, जो हमारे देसी मसाले हैं, यदि वो प्रॉपर मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे वजन को भी बढ़ाती हैं या हमें वजन को कम करती हैं। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो कैंसर के स्प्रेड होने या कैंसर के वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा जो होता है एक्सरसाइज। चाहे एक्सरसाइज आप जिम में करते हो, रेगुलर ब्रिस्क वॉक करते हो या योगा या मेडिटेशन करते हो, तो यदि आप 20 से 25 मिनट का एक्सरसाइज करते हैं, अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं और एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं, यदि 3 बातों पे आप अमल करते हैं तो निश्चित तौर पे कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनमें कोरोना काल में और नॉर्मल जीवन में भी, उनको सामान्य जीवन में भी कैंसर से लड़ने में मदद मिलेगी। और निश्चित तौर पे कैंसर के जो स्प्रेड होने के या वापस आने के चांसेस इन तीनों बातों का ध्यान रख के काफ़ी कम किया जा सकता है। जी, डॉक्टर अतुल, संक्षिप्त में जानना चाहूँगी और उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो इस वक्त, हम कोरोना को तो फेस कर ही रहे हैं, लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है कि कैंसर होने के चांसेस हैं, क्योंकि कभी कभी जेनेटिक भी चीज़ें रहती हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, देखिए, जिन व्यक्ति को लग रहा है कि उनको कैंसर होने के चांसेस या कैंसर से संबंधित कोई भी लक्षण है, तो उनको सर्वप्रथम आकर जो भी ग्रीन जोन के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर टेस्ट कराना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं जो दिशा निर्देश हैं उनको पालन करते हुए। और इस बात को लेके कई बार फ़ोन कॉल्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब, कोरोना का समय चल रहा है, मुझे कैंसर के लक्षण तो दिखाई दे रहे हैं, मैं हॉस्पिटल आऊँ या नहीं आऊँ। तो ऐसी स्थिति में उनको बोलूँगा कि अवश्य आएँ और अपना चेकअप, रूटीन चेकअप कराएं और प्रॉपर चेकअप कराएं। यदि कैंसर है तो उसको अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करने की आवश्यकता है, उसको ट्रीट करने की आवश्यकता है। और यदि आप ये सोच के चलते रहेंगे कि अब कोविड का समय ख़त्म होगा, कोरोना संक्रमण ख़त्म होगा, तब मैं अस्पताल जाऊंगा और कहीं ऐसा ना हो हॉस्पिटल विजिट करने से मुझे कोरोना हो जाए, तो ऐसे लोगों को सलाह यही है कि शीघ्र अतिशीघ्र हॉस्पिटल में आकर संपर्क करें, किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से सलाह लें और निश्चित करें कि कम से कम ये कैंसर है कि नहीं है। यदि नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही आपको बताएंगे उसके उपाय। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।